फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरबीआई ने नॉन इंडिविजुअल बोरोवर्स को सावधान करते हुए कल एक नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नोटिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी जानकारी हर बैंकर को होना चाहिए और किन बोरोवर्स पर और किन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर, एनबीएफसीज पर ये नोटिफिकेशन के नियम लागू हो रहे हैं, उनको जानना हम सब के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसके विषय में आइए चर्चा शुरू करते हैं। ये नोटिफिकेशन कल जारी हुआ है और आज मैं अपने बैंकर साथियों के सामने इस नोटिफिकेशन की बातों को लेकर उपस्थित हूँ, जिससे मैं आपको और अपने आप को भी अपडेट कर सकूं इस जानकारी के विषय में। आज की डेट में नॉलेज अपडेशन बहुत आवश्यक है बैंकर्स के लिए, क्योंकि बहुत तेज़ी से परिवर्तन बैंकिंग में आते हैं। वैसे तो ये नियम जिनकी मैं चर्चा अभी कर रहा हूँ आपसे, आरबीआई ने 2017 में नोटिफाई किए थे, लेकिन उस समय ये एग्रीगेट एक्सपोजर जिन नॉन इंडिविजुअल बोरोवर्स का 50 करोड़ से ऊपर था उन पर लागू थे। धीरे धीरे इसे घटा के हम ले आए हैं 5 करोड़ तक के एग्रीगेट एक्सपोजर पर। तो इस नोटिफिकेशन में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली, एक तो इसका दायरा बढ़ाया गया है। कैसे? पहले ये बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर ही लागू होते थे, लेकिन अब ये बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सक्लूडिंग आरआरबीज पर आज भी लागू नहीं है, लेकिन इसमें इंक्लूड कर लिए गए हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, एनबीएफसीज, इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। तो इसका दायरा काफ़ी बढ़ गया है। दूसरा, ये नॉन इंडिविजुअल बोरोवर्स पर लागू है जिनका एग्रीगेट एक्सपोजर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से 5 करोड़ और उससे अधिक है। अब इसका मैं आपको विस्तार से जो इनमें खास बातें, विशेषताएं इस नोटिफिकेशन में हैं, उनके विषय में आता हूँ। पहला पॉइंट, एग्रीगेट एक्सपोजर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए 3 कंपोनेंट आइडेंटिफाई किए गए। पहला, फंड बेस्ड एक्सपोजर, दूसरा नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर, और तीसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर विद द बोरोइंग इंस्टीट्यूशन और बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों कंपोनेंट को जब हम टोटल कर लेंगे तो आपका एग्रीगेट एक्सपोजर निकल जाएगा। और इन नियमों के अनुपालन के लिए सैंक्शनड लिमिट अथवा आउटस्टैंडिंग, विच एवर इज हायर, उसको कंसीडर किया जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, नॉन इंडिविजुअल बोरोवर्स होते कौन से हैं? बात साधारण सी है। जो हमारी फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, क्लब्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, ट्रस्ट्स हैं, एलएलपीज हैं, स्कूल, कॉलेज और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज़ हैं, ये सब आते हैं नॉन इंडिविजुअल बोरोवर्स की कैटेगरी में। इनको कौन से नियम अनुपालन करना है? इसके लिए ये है कि इन्हें एक LEI कोड, 2017 के नोटिफिकेशन में भी इसकी चर्चा है। LEI कोड इन बोरोवर्स को जिनका एक्सपोजर फ्रॉम द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एट्सेट्रा है, तो उनके लिए ये इनको एक एन ऑथराइज्ड लोकल ऑपरेटिंग यूनिट से 20 डिजिट यूनिक कोड आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा। और जब आप इसको ऑब्टेन कर लेंगे या अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए आरबीआई ने टाइमलाइंस निर्धारित किए हैं आपके एग्रीगेट एक्सपोजर के हिसाब से। अगर बोरोवर का एग्रीगेट एक्सपोजर अबव 25 करोड़ है
तो उन्हें ये LEI कोड, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कोड, 30 अप्रैल 2023 तक ऑब्टेन करना है। और यदि ये एक्सपोज़र आपका इससे कम है, अर्थात 10 करोड़ से ऊपर अप टू 25 करोड़ है, तो आपको LEI कोड 30 अप्रैल 2024 तक ऑब्टेन करना है। और अगर आपका इससे भी कम है, अर्थात 5 करोड़ या इससे अधिक अप टू 10 करोड़ है, तो आपको LEI कोड 30 अप्रैल 2025 तक ऑब्टेन करना है। कहाँ से ऑब्टेन करना है ये मैंने आपको बता दिया है। अब प्रश्न ये आता है कि अगर आपने इसे ऑब्टेन नहीं किया तो इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। अगर एज नॉन इंडिविजुअल बोरोवर आप ये ऑब्टेन नहीं करते हैं तो आपकी एग्जिस्टिंग एक्सपोजर्स को रिन्यू नहीं किया जा सकता है। आपके एग्जिस्टिंग एक्सपोजर्स में कोई इन्हांसमेंट नहीं किया जा सकता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, आपको कोई न्यू एक्सपोजर भी सैंक्शन नहीं किया जा सकता है। अर्थात हर हाल में इन टाइमलाइंस के अनुसार आपको ये LEI कोड लेना ही पड़ेगा। अब प्रश्न ये आएगा, लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस यानी बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये जानकारी मिलेगी कहाँ से। सबसे पहला पॉइंट, हो सकता है वो बोरोवर आप ही के बैंक से एक्सपोजर ले रखा हो तो आपको स्वतः ही इसका जानकारी होगी। दूसरा, हमारा एक रिलीक CRILC, सेंट्रल रजिस्ट्री फॉर इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स, उसमें 5 करोड़ उससे ऊपर के तमाम बोरोवर्स की फाइनेंशियल डेटा स्टोर रहता है, तो वहाँ से हमारे लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस से ऑब्टेन कर सकते हैं। और तीसरा, बोरोवर से डिक्लेरेशन लेकर के भी आप इन नियमों का अनुपालन बोरोवर से करा सकते हैं। लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को इसका क्या लाभ होने वाला है? तो सर्टेनली इट विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल डेटा इन द सिस्टम एंड एक्यूरेसी ऑल्सो। और उससे क्या बैंकों को लाभ होगा? दैट द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन डू better risk management. And risk management these days is the most important aspect in banking business. I hope मेरी ये जानकारी आपको उपयोगी सिद्ध होगी। अतः मैं आपसे निवेदन करूँगा, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें, मुझे उनकी प्रतीक्षा रहेगी। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो नोटिफिकेशंस आपको समय से प्राप्त हो जाएं और हम और आप दोनों मिलके अपनी नॉलेज अपडेशन की प्रोसेस को बनाए रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।